हेलो एस्पिरेंट्स। वीकली राउंड अप के इस नए सेशन में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 9 नवंबर से और 15 नवंबर के बीच जो खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण रही हमारी परीक्षा के लिए उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम उनसे जुड़े हुए पीवाईक्यू ट्रेंड को समझेंगे और इन न्यूज़ को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज की हमारी प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। तो हम बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसको लागू हुए 30 वर्ष हुए हैं, तो ये चर्चा में है। शहरी विकास बैंकों को लेकर के एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि एनसीआर में वायु प्रदूषण की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो वहाँ पर ग्रैप 3 अब लागू हो चुका है। तो ये ग्रैप 3 क्या है, कौन लागू करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। निर्यात संवर्धन मिशन, ये मिशन लाया गया है, ये सरकार द्वारा ये मिशन लाया गया है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चीता का स्थानांतरण समझौता भारत और बोत्सवाना के बीच हुआ है, तो इसको हम बात करेंगे कि भारत में जो चीता स्थानांतरण है वो कैसे हो रहा है और उसकी क्या प्रगति है अभी तक। आदित्य L1 मिशन चर्चा में रहा है, तो ये फिर से इसने सौर ज्वालाओं को लेकर के कुछ नई फाइंडिंग्स यहाँ पर आई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जलवायु वित्त पोषण पर भारत का पक्ष यहाँ पर अभी, क्योंकि लगातार जो COP30 है वो चर्चा में है, तो भारत का क्या पक्ष है जलवायु वित्त पोषण को लेकर के, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आज के दिन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो बिरसा मुंडा हैं उनके क्या योगदान रहा है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। संक्षिप्त सुर्खियों की अगर हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चर्चा में रही है, इसको हम जानेंगे। जलवायु निवेश कोष, जैसा बताया कि COP30 लगातार अभी बैठक चल रही है, तो उस वजह से चर्चा में है। डिजिटल गोल्ड चर्चा में है। अटलांटिक मेरीडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC ये चर्चा में है, तो ये AMOC क्या होता है, ये हमारी जलवायु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम जानेंगे। औरोरा चर्चा में है। साथ ही ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये भी चर्चा में है। और प्रत्युष सिन्हा समिति सेबी की एक समिति है, ये भी चर्चा में रही है। और हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है इथियोपिया, है ना, अफ्रीका का ये देश है, तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति और भौगोलिक जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके हम विस्तार से चर्चा आज के सेशन में करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारी आज की पहली मुख्य खबर है, इस पर हम आते हैं। तो हमारी खबर है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो ये अधिनियम 1987 में राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिल गई थी और ये 9 नवंबर 1995 को ये लागू हुआ था। ना, तो आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आ सकता है कि 1987 में अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तो लगभग 7 से 8 वर्ष क्यों लग गए इस अधिनियम को लागू होने में। तो क्योंकि जो ये अधिनियम है ये व्यापक तौर पर जो हमारी न्यायिक अवसंरचना है उसमें बदलाव की बात करता है और जो भारतीय नागरिक हैं उनको विधिक सेवा का संवैधानिक और मौलिक अधिकार के संदर्भ में ये प्रावधान है इसमें। तो उसको लागू करने के लिए कुछ संविधान संशोधन की आवश्यकता थी। और जैसा उस समय 1987 के बाद से लगातार भारत में राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर था, फिर आर्थिक जो अस्थिरता थी वो थी, तो उस वजह से ये जो संवैधानिक संशोधन आवश्यक थे उन्हें करने में थोड़ी देरी हुई। तो 1994 में हमारे जो 75th और 76 अमेंडमेंट हैं उनके द्वारा जो आवश्यक परिवर्तन है वो किए गए और फिर ये अधिनियम जो है वो लागू हुआ। ठीक है, और जिस दिन ये लागू हुआ था इसी को दिन हम राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा GS2 में जो संविधान वाला टॉपिक है और विशेषकर DPSP में, क्योंकि आर्टिकल 39A जो है वो नालसा के बारे में बात करता है। हमारे जितने भी जो नागरिक हैं उनको विधिक सेवा का अधिकार देने की बात यहाँ पर की जाती है कि उन्हें विधिक सेवा की सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। तो ये हमारा DPSP और संविधान के अंतर्गत ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये अधिनियम है ये अधिनियम क्यों लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि भारत एक गरीब देश है और भारत में गरीब लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर गरीब लोगों के किसी भी प्रकार से उनको अगर कोर्ट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उनके पास इतना ना तो आर्थिक रूप से, ना ही सामाजिक रूप से, ना ही वो इतने जागरूक हैं कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो। तो उन्हें जो विधिक सहायता है वो प्रदान करने के लिए इसे लाया गया था। इससे ऐसे विधिक सहायता संगठनों की स्थापना करना ताकि आर्थिक और अन्य सामाजिक बाधाओं का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक जो है उसे न्याय पाने का समान अवसर उसे मिल पाए, है ना। तो उसके लिए इसे लाया गया था और इसके तहत 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया था। एक राष्ट्रीय स्तर पर नालसा है ना, अगर हम ऐसे देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊंची जो संस्था है वो नालसा है। उसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उसके मुख्य संरक्षक होते हैं।
इसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है ना, और संबंधित उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके संरक्षक होते हैं। और फिर सबसे लास्ट में है जो हमारी वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला न्यायाधीश होते हैं। तो ये जो तीनों संरचनाएं हैं, ये अगर जिला स्तर पर अगर कोई केस है ना, और वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता या विधिक सहायता की आवश्यकता है, और वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में कर पाए, तो उसे यहाँ पर जो सहायता है वो डालसा, सालसा और नालसा द्वारा प्रदान की जाती है। और ये जैसे ये जिला स्तर पर जो न्यायालय हैं उनमें ये प्रदान करती है, ये हाई कोर्ट में और ये सुप्रीम कोर्ट में, इस प्रकार से, ताकि जो नागरिक है, नागरिक को अपना न्याय का या अपना पक्ष रखने का कोर्ट के सामने ये अवसर प्राप्त हो पाए और उन्हें बेहतर न्याय मिल पाए। तो ये जो संस्था है, ये इसका उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत किन किन को विधिक सहायता प्राप्त होती है। और ये विधिक सहायता जो होती है ये निःशुल्क प्राप्त होती है। सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सभी व्यक्ति हैं उनको, महिलाओं और बच्चों को विधिक सहायता प्राप्त होती है। मानव तस्करी या आपदाओं में पीड़ित व्यक्तियों को अगर अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उनको भी ये प्राप्त होती है। मानसिक रूप से बीमार या दिव्यांगजन हैं उन्हें भी प्राप्त होगा। औद्योगिक श्रमिक हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियल लेबर हैं, उनको ये विधिक सहायता प्राप्त होगी। हिरासत में लिया गया व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति जिसे हिरासत में लिया जाता है उसे कोर्ट के समक्ष रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही यहाँ पर आय की भी एक निर्धारित सीमा यहाँ पर बताई गई है। जैसे उच्चतम न्यायालयों से जुड़े मामले हैं, वहाँ पर 5 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्ति को, है ना, जो वार्षिक आय है उसकी अगर 5 लाख से कम है तो, और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर उन्हें अपना रिप्रेजेंटेशन देना है तो वहाँ पर नालसा के तहत वो विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो राज्य सरकारें हैं वो इस आय सीमा को 1 लाख से 3 लाख के बीच में निर्धारित कर सकती हैं। ये निर्णय राज्य सरकारों को ऊपर छोड़ दिया गया है। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, है ना, जो 60+ हमारे नागरिक होते हैं, उनकी पात्रता को राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उनके ऊपर ये निर्भर करता है। तो ये जानकारी, क्योंकि इस पर मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है पात्रता के संदर्भ में, और प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो ये जानकारी आपको अवश्य रूप से होनी चाहिए कि किन किन व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अन्य प्रावधान और क्या क्या है और क्या क्या ये अधिनियम बात करता है। तो यहाँ पर विधिक सहायता निधि की भी स्थापना की गई है। एक अलग से फंड बनाया गया है जिससे कि लीगल सर्विस जो है वो प्रदान की जा सके, और इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर इन सहायता निधियों की स्थापना की गई है। साथ ही लोक अदालतों की स्थापना की भी यहाँ बात की गई है, जो कि एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जिसमें त्वरित रूप से न्याय हो पाता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो लीगल फीस होती है या लीगल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उसमें जो है फीस कम लगती है ना। तो ये वैकल्पिक सहायता प्रदान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, और ये सौहार्दपूर्ण तरीके से निर्णय या समाधान तक ये पहुँचते हैं। यहाँ पर जो सामान्य रूप से जो कोर्ट में कार्रवाइयाँ होती है वैसे ना होकर के यहाँ पर आपसी समझ से निर्णय प्रदान किए जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो लोक अदालतें हैं उनमें मुकदमा दायर होने से पहले मामलों का निपटारा ये कर सकती हैं। अगर एक बार मामला अगर कोर्ट में चला गया है तो फिर लोक अदालतें उसमें निर्णय नहीं दे सकती हैं। लोक अदालत में अगर न्यायालय में निर्णय मुकदमा नहीं गया है तो उससे पहले लोक अदालत में जाकर के उसका समाधान किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जो नालसा है, नालसा के अलावा या हमारा विधिक सहायता प्राधिकरण है उसके अलावा और कौन कौन से पहले सरकार के द्वारा की गई हैं, है ना। तो जैसे LADCS, ये एक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल स्कीम, ये एक स्कीम है, नालसा के तहत ही ये पहल की गई है। और इसमें जो फौजदारी मामलों में बचाव पक्ष को डिफेंस काउंसिल की निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है ना। फौजदारी मामले जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे ना बलात्कार से संबंधित, हत्या से संबंधित, अपहरण से संबंधित जो फौजदारी मामले होते हैं उसमें बचाव पक्ष को यहाँ पर डिफेंस काउंसिल की निःशुल्क सहायता प्रदान इन्हें की जाती है। इसी प्रकार से दिशा योजना भी है ना। और यहाँ पर दिशा का आशय है डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, है ना, कि न्याय तक समग्र पहुँच के लिए यहाँ पर अभिनव समाधान तैयार करना, ये एक दिशा पहल है। और जो इसका उद्देश्य है वो डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, प्रो बोनो विधिक सहायता प्रदान करना, मुकदमा दायर करने से पहले परामर्श देना, ये सभी जो है इसके तहत प्रदान किए जाते हैं। प्रो बोनो आपने अक्सर सुना होगा। तो जो प्रो बोनो का मतलब होता है कि जो एडवोकेट होते हैं, अधिवक्ता होते हैं,
है ना। अधिवक्ता अगर किसी मामले में अपनी फीस नहीं लेते हैं तो उसे प्रो बोनो कहा जाता है, यानी कि बिना किसी बेनिफिट के वो सहायता कर रहे हैं तो उसे प्रो बोनो कहा जाता है। इसके अलावा और पहलों की बात करें तो विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता अधिनियम कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी लाया गया है जिसके माध्यम से जो नागरिक हैं, नागरिकों को विधिक साक्षरता यानी कि उनकी लीगल लिटरेसी है ना, जैसे हम बात करते हैं एक तो सामान्य लिटरेसी है, हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, उसी प्रकार से जो कानून है, कानूनों की जानकारी के लिए और उनकी जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है, जिससे कि जो आम नागरिक हैं वो अपनी जो भारत की विधियां हैं उनके संदर्भ में, जैसे हम भारतीय न्याय संहिता है तो भारतीय न्याय संहिता की जो सामान्य धाराएं हैं उनकी जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो पहल ये है। अब इस टॉपिक पर क्या प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर इसके उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या इसका उद्देश्य है और ये कैसे कार्य करता है। दो स्टेटमेंट है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका क्या आंसर होगा कमेंट में बताइए। अब ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पात्रता के संदर्भ में पूछा गया है कि विधिक सेवा प्रदान करने वाले जो अधिकरण है वो नागरिकों को, किन नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर ये बात दी गई है। अब इनमें से कौन सा सही है, हमने विस्तार से चर्चा की है, इसको बताइए। और इसी पर मेंस में भी प्रश्न पूछा गया है 2023 में कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान प्राप्त करने के हकदार कौन कौन से हैं, और जो नालसा है उसकी भूमिका का आकलन यहाँ पर आपको करना है ना। तो यहाँ पर आपको जो नालसा की भूमिका है उसके सकारात्मक पक्ष भी बताने हैं, क्योंकि यहाँ पर आकलन करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सकारात्मक पक्षों के साथ साथ में यहाँ पर आपको सीमाएं भी बतानी है कि नालसा अभी भी मतलब क्या क्या उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है विधिक सेवा प्रदान करते समय। तो इसको भी आप कमेंट में बताइए कौन कौन से पॉइंट्स आप इसमें शामिल करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ पर। तो हमारी जो सेकंड न्यूज़ है ये बात कर रही है शहरी विकास बैंक को लेकर के। जो शहरी विकास बैंक है ये यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो अब जो सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 साल में 2 लाख से अधिक आबादी वाले जो जितने भी शहर हैं उनमें अब शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना की जाएगी। तो जो शहरी सहकारी बैंक हैं, ये अगर हम टॉपिक को देखें तो हमारा बैंकिंग और विशेष रूप से वित्तीय समावेशन के टॉपिक के अंतर्गत ये न्यूज़ हमारी कवर होगी। और इसी पर हम बात करेंगे कि जो शहरी सहकारी बैंक हैं, तो अभी इस पर क्या घोषणा हुई है अभी हाल ही में। जैसा अगर आपने न्यूज़ को आप लगातार देख रहे हैं तो हमने ये भी देखा था कि जो सहकारिता पर सरकार विशेष बल दे रही है। अभी 2025 में सहकारिता को लेकर के राष्ट्रीय नीति भी घोषित की गई है। और अभी कुछ दिन पहले ही जो भारत की 2 बड़ी कंपनियां, बड़ी सहकारी कंपनियां हैं, अमूल और इफ़को, ये दोनों कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी सहकारी जो कंपनियां हैं वो ये बनी हैं। तो सहकारिता को लेकर के ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स ये घोषित किया गया है। और इसी को लेकर के अभी नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी के तहत यहाँ पर कोप कुंभ की स्थापना की गई थी, यानी कि कोऑपरेटिव कुंभ की यहाँ पर स्थापना मतलब आयोजन यहाँ पर किया गया था। और वहीं पर जो है हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने यहाँ पर सहकारी बैंकों की स्थापना की बात यहाँ पर घोषणा उन्होंने की है। इसी के साथ उन्होंने सहकार डिजी लोन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, जिससे कि जो जितने भी यूनियन कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो त्वरित डिजिटल सहायता या डिजिटल सेवाएं प्रदान कर पाएंगे सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन के माध्यम से। हाँ, तो ये जो कुछ मुख्य बातें थी कि क्या मुख्य घोषणाएं की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शहरी सहकारी बैंक हैं वो क्या है। तो जो शहरी सहकारी बैंक हैं वो सहकारी बैंकों का ही एक उपसमूह है। आगे हम इस वर्गीकरण को भी समझेंगे कि जो सहकारी ऋण संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। और ये मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इन्हें संचालित किया जाता है। अगर इनके इतिहास की बात करें तो सहकारी ऋण सोसाइटी अधिनियम 1904 और 1912 में संशोधन के द्वारा इनकी स्थापना यहाँ पर की जाती है और यही इसका कानूनी आधार भी है। पंजीकरण की अगर हम बात करें तो पंजीकरण यहाँ पर 2 तरह से होता है। एक तो राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम है ना, जो राज्य स्तर पर होती है। और अगर कोई जो सहकारी कंपनी है या जो सहकारी बैंक है वो अगर एक से अधिक राज्यों में या किसी यूनियन टेरिटरी में अगर वो अपना संचालन कर रहा है तो फिर उसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत उसे यहाँ पर पंजीकरण कराना होगा ना। तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से इन बैंकों का या इन ऋण संस्थाओं का पंजीकरण होता है। अब हम बात करें कि ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, है ना। इसमें
एक है टीयर 1। तो टीयर 1 है, ये लगभग 100 करोड़ रुपए तक की इनके पास जमा राशि होती है। तो ये टीयर 1 होती है। 100 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक की अगर जमा राशि है तो वो टीयर 2 होती है। टीयर 3 में 1000 से लेकर के और 10,000 करोड़ तक की जमा राशि होती है। और 10,000 करोड़ से अगर अधिक की जमा राशि है तो उसे टीयर 4 सहकारी बैंक कहा जाता है। और इसी स्तर पर लगातार यहाँ पर जो नियम यहाँ पर लगातार सरल होते जाते हैं। जो टीयर 1 है इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो नियम है वो कठोर होते हैं। टीयर 2 में थोड़े से नियम जो थोड़े सरल होते हैं, क्योंकि इनके फेल होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास में जो कुल कैपिटल है वो कम होता है। तो वो अगर अपनी क्षमता से ज़्यादा ऋण दे देंगे या अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर वो खर्च कर देंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो एनपीए घोषित हो जाता है तो इनके फेल होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो कठोर नियम यहाँ पर लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये नियम है ये किस प्रकार से इन पर नियंत्रण और विनियमन किया जाता है। तो विनियमन यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। एक जो प्रकार है वो तो हमने भी बात की थी कि जो राज्य या फिर बहुराज्य सहकारी अधिनियम है, उन अधिनियम के तहत उससे संबंधित जो रजिस्ट्रार हैं वो करते हैं। और दूसरा जो अधिनियम है, दूसरा जो विनियमन है वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, है ना। आरबीआई मुख्य रूप से इन 2 कानूनों के तहत, एक तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और दूसरा बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020, इन दोनों के तहत जो है ये आरबीआई द्वारा भी यहाँ पर विनियमन किया जाता है। यानी कि आरबीआई द्वारा मुख्य रूप से जो बैंकिंग संबंधी कार्य होते हैं ना, बैंकिंग संबंधी जो कार्य होते हैं उनका विनियमन किया जाता है आरबीआई द्वारा। और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, है ना, कैसे भर्ती होगी इन पर, है ना, कि कैसे कहाँ पर ये स्थापित होंगे, कहाँ ये संचालित होंगे, संचालन के नियम क्या होंगे, या फिर यहाँ पर इनमें जो कार्मिक है, कार्मिकों की भर्ती किस प्रकार से होगी, इस प्रकार के जो प्रशासनिक कार्य हैं उसके लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अब जैसे जो सामान्य बैंक होते हैं, सामान्य बैंक ऊपर सिर्फ जो आरबीआई है, आरबीआई का ही रेगुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर दोहरा रेगुलेशन होता है, जिससे कि यहाँ पर जो कार्य संचालन इनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाधित उससे होता है और उतने फ्रीली ये काम नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यूसीबीज हैं इनका महत्व क्या है। तो जैसा हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि वित्तीय समावेशन में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये मुख्य रूप से छोटे उधारकर्ताओं को और कम आय वाले समूहों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो जो ऐसे जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं या जो छोटे शहर हैं वहाँ पर ये यूनियन ये मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाते हैं। जो छोटे और लघु व्यवसायी हैं, है ना, या फिर किसी को छोटा लोन चाहिए तो उनको ये जो है अपनी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही ये स्थानीय स्तर पर क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो कोऑपरेटिव्स है, कोऑपरेटिव्स में यहाँ पर जो सामूहिक स्वामित्व की बात यहाँ पर की जाती है ना, सहकारिता की बात की जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग उस सहकारी समिति के सदस्य होंगे उनकी वहाँ पर समान भागीदारी वहाँ पर रहती है, जिससे कि ये स्थानीय स्तर पर अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जिससे ये वहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए अगर जो वहाँ के लघु व्यवसायी हैं उन्होंने अपनी एक सहकारी समिति की स्थापना की है, तो उन्हें किस प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि उन्हें वहाँ पर 7 दिन के ऋण की आवश्यकता हो, या फिर वहाँ पर 15 दिन के ऋण की आवश्यकता हो, या और कोई अन्य आवश्यकताएं वहाँ पर होती है। तो उनके अनुरूप ये सेवाएं प्रदान करने की इनकी मुख्य भूमिका होती है। इसी प्रकार से ये जो पीएसएल सेक्टर्स हैं, पीएसएल सेक्टर्स में ये 60% तक अपना ऋण प्रदान करते हैं। वहीं जो हमारे सामान्य जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो 40% तक पीएसएल सेक्टर में अपना ऋण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो लगातार पीएसएल सेक्टर को, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को काफ़ी ज़्यादा महत्व दे रही है और उसके लिए विकास के लिए कार्य कर रही है। तो उसमें भी जो यूसीबीज हैं उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ही बढ़ जाती है। लेकिन इनके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे सबसे पहले तो ये सिर्फ कुछ राज्यों में ही सीमित हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ही इनकी स्थापना ज़्यादा होती है। इनके अलावा और जो राज्य हैं उनमें अभी इनका पेनिट्रेशन या उनकी स्थापना कम हुई है। साथ ही यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि आरबीआई और जो राज्य सहकारी निकाय हैं या रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा दोहरा विनियमन कहीं ना कहीं इनके कार्य संचालन को थोड़ा शिथिल या मतलब बाधित तो नहीं करता, लेकिन उसे धीमा जरूर कर देता है। तो ये एक चुनौती है। साथ ही वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो लघु वित्त बैंक हैं, पेमेंट बैंक हैं और जो दूसरी जो फिनटेक कंपनीज हैं जैसे पेटीएम वगैरह है, फ़ोनपे है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है छोटे ऋण प्रदान करने की तरफ आजकल वो बढ़ रही हैं। तो बहुत सी जो एनबीएफसीज हैं, लघु वित्त बैंक हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्थापित हो रहे हैं और वो क्योंकि डिजिटली सेवाएं दे रहे हैं तो वो त्वरित सेवाएं प्रदान कर पाते हैं, जिससे कि जो यूसीबीज हैं वो उनसे प्रतिस्पर्धा उस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं जितना की आवश्यकता है। तो जो
इस टाइम में मार्केट में जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है ना, छोटे लेवल पर जो ऋण प्रदान करने वाली जो अलग अलग संस्थाएं हैं, तो उनमें जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो उससे भी इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमने पूरे जो यूसीबीज है इसको हमने समझ लिया था। अब हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि जो हमारी जो सहकारी ऋण संस्थाएं हैं उनका क्या उनकी संरचना है। हाँ, तो भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की ऋण संस्थाएं होती हैं। एक है शहरी सहकारी बैंक और दूसरा है ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं। अब जो शहरी सहकारी बैंक हैं ये तो एक ही प्रकार होता है, लेकिन जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ये अल्पकालिक संरचनाएं होती हैं, अर्थात ये कम समय के लिए ऋण प्रदान करती हैं, 1 से 3 वर्ष तक का ऋण ये प्रदान करती हैं। उसके तहत हमारी राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ये आदि हैं। और जो दीर्घकालिक संरचना है ये लगभग 25 प्लस वर्षों तक ऋण ये प्रदान करती हैं, जिसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो ये संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जानकारी आपको मुख्य रूप से होनी चाहिए। मुख्य रूप से जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं हैं इनकी संरचना आपके समक्ष स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कभी न्यूज़ में आता है तो इसको हम और विस्तार से कभी कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो शहरी सहकारी बैंक हैं और जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके अंदर क्या मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो उनका स्वामित्व है, जो यूसीबीज होती हैं उनमें जो उनके सदस्य हैं उनका स्वामित्व उनमें होता है। वहीं जो हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनमें जो शेयर धारक होते हैं वो सार्वजनिक या निजी संस्थाओं, या तो सरकार का उस पर नियंत्रण होगा या फिर जो निजी जो शेयर धारक हैं उनका वहाँ पर स्वामित्व होता है। जबकि यहाँ पर जो स्वामित्व है वो उसके जो सदस्य हैं सहकारी संरचना के, वो उसके स्वामित्व उनके पास रहता है। विनियमन की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई और जो संबंधित रजिस्ट्रार है उनका विनियमन होता है, और यहाँ पर सिर्फ पूर्ण विनियमन आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। लाभ के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर जो लाभ का उद्देश्य है वो यहाँ पर कम होता है, और जो इसके संस्थापक सदस्य हैं या फिर जो इसकी सहकारी संस्था जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना की गई है उस उद्देश्य के लिए ये ज़्यादा केंद्रित होते हैं। लाभ की तरफ इनका ध्यान कम होता है, इसीलिए इनके थोड़े फेलियर की भी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जबकि जो दूसरी संस्थाएं, जो वाणिज्यिक बैंक है, वो उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो इसीलिए ये प्रतिस्पर्धा भी ज़्यादा कर पाते हैं। ऋण देने की बात करें तो ऋण पर जो मुख्य फोकस है ये लघु व्यवसाय, स्वरोजगार और जो कमजोर वर्ग हैं उनको ऋण देने पर ये मुख्य रूप से फोकस करते हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंक है वो बड़े ऋण प्रदान करते हैं, कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करते हैं, है ना। और वहीं अगर मतदान के अधिकार की बात करें तो यहाँ पर जो भी सदस्य हैं उनका एक सदस्य एक वोट प्रणाली के तहत यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। और वहीं जो वाणिज्यिक बैंक है उनमें शेयर के आधार पर शेयरों के बीच में मताधिकार यहाँ पर बटा हुआ होता है। वो डिपेंड करता है कि किसके पास कितना ज़्यादा शेयर है, और जिसके पास ज़्यादा शेयर होगा उसी का उतने ही उसके जो मताधिकार हैं वो होंगे। अब इस पर जो यूपीएससी द्वारा एक प्रश्न पूछा भी गया है शहरी सहकारी बैंक के ऊपर, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 3 स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या इसमें सही उत्तर हो सकता है इसको कमेंट में करके जरूर बताइएगा आप। अब हमारी अगली न्यूज़ पर हम आते हैं। अगली न्यूज़ हमारी बात कर रही है कि CAQM द्वारा NCR में ग्रैप 3 की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो गई है, तो इसीलिए ग्रैप 3 की घोषणा की गई है ना। और जो ग्रैप 3 है ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और इसका चरण 3 यहाँ पर लागू किया गया है। तो इस पर हम बात करेंगे कि ये अलग अलग चरण क्या होते हैं, कब इन्हें लागू किया जाता है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 का टॉपिक है प्रदूषण से संबंधित और विशेष रूप से वायु प्रदूषण, तो वहाँ पर ये कवर हो जाता है। ठीक है, अब हम अपनी न्यूज़ पर आते हैं। तो हमारी न्यूज़ क्या कहती है कि जो ग्रैप 3 है उसमें ग्रैप 3 CAQM द्वारा इसे लागू किया गया है। तो ग्रैप 3 के अंतर्गत क्या होता है कि उत्सर्जन और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 9 सूत्रीय योजना यहाँ पर बनाई जाती है। और उसमें कौन कौन सी मुख्य भूमिका है, जैसे निर्माण, खनन और प्रदूषणकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे जो BS4 वाहन है ना, BS4 वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। इसी प्रकार से जो हाइब्रिड स्कूलिंग है उसको भी किया जाता है। इसी प्रकार से जो कार्यालय है, कार्यालय के समय में भी परिवर्तन किया जाता है, जिससे कि जो नागरिक है, नागरिकों के ऊपर एक तो वायु प्रदूषण का प्रभाव कम हो, दूसरा वो अगर बाहर निकलेंगे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो परिवहन की आवश्यकता होती है वो भी ज़्यादा होगी, तो उससे भी उत्सर्जन, क्योंकि परिवहन जो साधन है उनके द्वारा भी उत्सर्जन होता है, तो वो उत्सर्जन को भी कम करने की कोशिश ये करता है। अब ये लागू किया जाता है हमारा कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा इसे लागू किया जाता है। और जो ये आयोग है इसकी स्थापना की गई है
2021 के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम इसके तहत, और ये एक विधिक संस्थान है। और जो इसका उद्देश्य है वो क्या है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु की जो गुणवत्ता है उसको प्रबंधित करने के लिए इसे स्थापित किया गया है ना। तो ये जो CAQM है, इसकी हमने बात कर ली। ये एक प्रकार की वैधानिक संस्था है और 2021 के अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था। और वही जो है यहाँ पर सरकार को अलग अलग तरह की रिकमेंडेशन देती है और वही इसे लागू करती है कि अब यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए अब ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो लगाए जाते हैं। अब जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये प्लान क्या है? तो ये प्लान है दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स के औसत स्तर पर आधारित एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है कि अगर औसत स्तर एयर क्वालिटी का अगर कम होता जा रहा है तो फिर वहाँ पर इसको आपातकाल में इसे लगाया जाता है। और इसका उद्देश्य वही है कि दिल्ली NCR में खराब होती वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है और इसके लिए विभिन्न हितधारक जो हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना है। जैसे अलग अलग संस्थाएं हैं, सामान्य नागरिक हैं, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो सभी जो हितधारक हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने का ये ग्रेडेड एक्शन प्लान यहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं कि ये 4 स्टेज इसके होते हैं और 4 स्टेज में अभी यहाँ पर स्टेज 3 लगाया गया है और यहाँ पर जो AQI है वो 400 से अधिक और 450 से कम होने पर ये लगाया जाता है। स्टेज 1 होता है वो AQI 200 से 300 के बीच होता है तब, और इस जब स्टेज 2 है वो जब AQI 301 से 400 के बीच होता है तब, और स्टेज 4 होता है जो बहुत ही अति गंभीर श्रेणी में अर्थात 450 से अधिक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाता है तब इसे लगाया जाता है। अब हम जो AQI है, AQI के आधार पर इसे कैसे और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो AQI अगर 0 से 50 के बीच रहेगा तो वो गुड है और उससे जो किसी भी प्रकार की बहुत कम ही मानव स्वास्थ्य पर उससे प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर 51 से 100 के बीच में है तो ये संतोषजनक है, लेकिन इससे जो कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिनके पास अगर किसी को सांस लेने में पहले से अगर तकलीफ है तो उन्हें यहाँ पर डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर 101 से 200 के बीच है तो इसे मॉडरेट माना जाता है और यहाँ पर जो डिस्कम्फर्ट है वो अधिक हो जाता है और यहाँ पर अस्थमा और हार्ट डिजीज जैसी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वहीं अगर 201 से 300 के बीच है तो इसे पुअर श्रेणी में रखा जाता है और यहाँ पर जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और जितने भी लोग यहाँ पर वायु प्रदूषण के उसमें संपर्क में आते हैं या दूषित वायु के संपर्क में आते हैं उन्हें यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। वहीं 201 से 400 के बीच में तो यहाँ पर गंभीर जो श्वसन बीमारियां हैं वो इससे हो सकती हैं। 401 से 500 के बीच में तो इसे सीवियर कैटेगरी में रखा जाता है और ये जो हेल्दी लोग हैं उनके साथ साथ में जो सीरियसली इम्पैक्टेड लोग हैं, यानी कि जिनके पास में जो पहले से बीमार हैं उनको ये और अधिक बीमार, और जो पहले से हेल्दी हैं उनको बीमार करने के लिए ये काफ़ी होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका हेल्थ इम्पैक्ट हमने देख लिया कि जो अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है उससे क्या क्या प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में क्यों इतना ज़्यादा हम वायु प्रदूषण को देखते हैं कि दिल्ली में जैसे ही सर्दियां आती हैं तो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो सबसे पहला जो कारण है वो है दिल्ली की अवस्थिति, कि दिल्ली जहाँ पर स्थित है वो एक सबसे बड़ा कारण है। तो दिल्ली कहाँ पर स्थित है, इसको अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो दिल्ली लगभग यहाँ पर स्थित है ना, दिल्ली यहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली यहाँ पर स्थित है तो एक प्रकार से ये स्थल रुद्ध है ना, यहाँ पर कोई भी आसपास में वाटर बॉडी नहीं है। वाटर बॉडी होने से क्या होता है कि वाटर बॉडी होने से जो सुबह और शाम के समय जो पवनें चलती हैं, स्थानीय पवनें चलती हैं, वो चलती हैं और जिससे कि जो वायु है वायु लगातार स्वच्छ होती रहती है, उसमें फेरबदल होता रहता है। तो वो सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से जो परिवहन साधन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। वहीं ऊपर यहाँ पर हिमालय है और यहाँ ये अरावली है। तो अरावली होने की वजह से अरावली के समानांतर यहाँ पर हवाएं चलती हैं, तो वो यहाँ पर जो पूरी राजस्थान गुजरात से लेकर के जो हवाएं चल रही हैं, है ना, मध्य प्रदेश से जो हवाएं चल रही हैं,
तो वो हवाएं यहाँ आकर के कहीं ना कहीं रुकती हैं, और वहीं हिमालय के होने के कारण ये हवाएं ऊपर क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रकार से जितना भी प्रदूषण आसपास का है ना, आसपास के क्षेत्रों का जितना भी प्रदूषण है वो यहाँ पर आ जाता है। इसी समय पश्चिमी विक्षोभ भी देखा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो हवाएं आ रही होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, विशेष रूप से भूमध्य सागर की ओर की तरफ से, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता है। तो जो दिल्ली की अवस्थिति है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर जो वायु, जो दूषित वायु है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना। और यहाँ पर दूषित वायु का मतलब है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, है ना, पीएम कण हैं, उनका संकेंद्रण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे पीएम 2.0, पीएम 10, इन जो मैटर्स हैं उनका संकेंद्रण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ में मौसम संबंधी कारक भी देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे ही सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पर तापमान व्युत्क्रम देखने को मिलता है, जिससे कि जो वायु है ना, जो ठंडी वायु है, ठंडी वायु नीचे रहती है और गर्म वायु ऊपर रह जाती है। तो ठंडी वायु क्योंकि ये भारी होती है और ठंडी वायु में जो पीएम मैटर्स हैं या पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर जो ये सर्कुलेशन है ये कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जो मतलब जो दूषित वायु है वो ऊपर नहीं जा पाती है, और जो साफ वायु है वो नीचे नहीं आ पाती है। तो ये टेम्परेचर इन्वेजन भी एक कारण बनता है। साथ ही पवनों की गति भी यहाँ पर इस समय बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा होता है। साथ ही प्रदूषण के और कुछ कारण भी हैं कि आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाई जाना, औद्योगिक उत्सर्जन है, वाहनों से होने वाला प्रदूषण है, तो ये भी कुछ कारण ये बनते हैं, है ना। जो मुख्य कारण है वो तो है दिल्ली की भौगोलिक अवस्थिति, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो बीजिंग है, बीजिंग की केस स्टडी यहाँ पर हमारे सामने एक है कि बीजिंग में जो AQI है, AQI काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, और उन्होंने लगातार वहाँ पर प्रयास करके अपने औसत AQI को कम किया है। जैसे 2015 में औसत AQI इनका 144 था और 2024 में ये घट करके 92 हो गया है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। तो इन्होंने क्या है कि चरणबद्ध और दीर्घकालिक रणनीति का यहाँ पर निर्माण किया है। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों की, उनकी जन भागीदारी और स्थानीय विनियमन के संयोजन से यहाँ पर 3 चरणीय प्रदूषण रोधी योजना इन्होंने लागू की थी, है ना, जिसमें कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की भागीदारी के माध्यम से ये किया जा सकेगा। साथ ही इसकी एक एक्शन प्लान था कि भाई आने वाले समय में इतने समय तक यहाँ पर इतने वाहनों में कमी आनी चाहिए, या वाहनों का जो, जैसे अभी हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली में BS6 वाहनों की ही अनुमति है, BS4 वाहनों की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से जो बीजिंग है, बीजिंग में रणनीतिक तौर पर इस जो चरणबद्ध तौर पर इसे लागू किया गया था। लक्षित स्रोत नियंत्रण यहाँ पर किया गया, जैसे स्वच्छ ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में यहाँ पर देखा गया। वाहन उन्नयन, है ना, जैसे जो वाहन है, पुराने वाहन है जो ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, उनको वहाँ पर समाप्त किया गया। सख्त औद्योगिक अधिनियम, जो उद्योग हैं वो अगर अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं तो उनको वहाँ से या तो समाप्त हटाया जाएगा या फिर वहाँ से उन्हें प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से उन्हें कोयला ताप विद्युत संयंत्रों से, परिवहन, उद्योग निर्माण के उत्सर्जन से, ना, इस प्रकार से अलग अलग जो वहाँ पर जिस भी वजह से उत्सर्जन हो रहा था, जिन भी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा था, उन सभी में लगातार यहाँ पर कटौती की गई। साथ ही क्षेत्रीय सहयोग और निवेश भी यहाँ पर किया गया कि जिस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है उसके लिए यहाँ पर निवेश किया गया। और साथ ही आसपास के 5 प्रांतों का समन्वित प्रयास यहाँ पर हमें देखने को मिला। जैसे दिल्ली के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ना, इन सभी जो आसपास के राज्य हैं उनके सहयोग की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो वो सहयोग यहाँ हमें चाहिए होगा, और साथ ही यहाँ पर हमें निवेश भी करना होगा, जिससे कि हम अधिक बेहतर जो अवसंरचना है उसका निर्माण कर पाएँ, और साथ ही जो अधिक बेहतर जैसे अगर मान लीजिए जो परिवहन के साधन है, दिल्ली में मेट्रो एक अच्छा साधन है, लेकिन मेट्रो में भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी अगर बेहतर होगी तो उससे हम अधिक बेहतर अपना वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये कुछ केस स्टडी थी। अब इस पर आधारित यूपीएससी में एक प्रश्न भी पूछा गया है, जिसमें मुख्य रूप से ताम्र प्रगलन संयंत्रों के चिंता का कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो उससे कौन कौन से प्रदूषण उनसे होता है, तो ये प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही क्योंकि यूपीएससी द्वारा अभी तक इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो एक प्रश्न पूछने की संभावनाएं भी है मुख्य परीक्षा में कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर एक बहुआयामी ये समस्या है,
जिसके कारण स्थानीय स्रोतों के जिसका कारण जो है वो स्थानीय स्रोत और साथ साथ में क्षेत्रीय और मौसम कारक भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। हाल ही में किए गए नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार लाने के लिए बहुस्तरीय रणनीतियों का सुझाव यहाँ पर आपको देना है। तो इसमें आप कौन कौन से पॉइंट शामिल करेंगे? सबसे पहले तो आपको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रदूषण का कारण क्या क्या है, जिसमें स्थानीय स्रोत के साथ साथ में स्थानीय स्रोत कौन कौन से हो गए, परिवहन वगैरह हो गया, उद्योगों का द्वारा उत्सर्जन हो गया, क्षेत्रीय कारक कौन कौन से हो गए, जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में होने वाला जो प्रदूषण है वो, मौसमी कारक, दिल्ली की भौगोलिक अवस्थिति, और साथ ही जो ठंड के समय में जो पवनों की गति कम हो जाती है, ये मौसमी कारक हो गया। तो ये सारे कारण आपको बताने हैं। फिर हाल में जो नीतिगत उपाय किए गए हैं, जैसे हम देख रहे हैं अभी ग्रेडेड एक्शन प्लान हम देखते हैं, तो ये इनका मूल्यांकन करना है कि कितने प्रभावी हैं, और फिर उसके बाद में आपको बहुस्तरीय यहाँ पर आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति अपनानी होगी, इसका सुझाव आपको देना है। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। तो हमारी जो अगली न्यूज़ है ये बात करती है निर्यात संवर्धन मिशन को लेके, है ना, कि जो भारत का निर्यात है उसको और बढ़ावा दिया जाए, उसे और आगे क्या मतलब उसको और प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई है और इसे 6 वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है निर्यात संवर्धन मिशन को। और जो ये मिशन है इसकी घोषणा सबसे पहले केंद्रीय बजट जो 2025-26 का केंद्रीय बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और इसे वर्तमान में जो जटिल होती हुई वैश्विक व्यापार चुनौतियां हैं उसमें भारत के निर्यात तंत्र को मजबूत करना और एक व्यापक और लचीले यानी कि रेजिलियंट ढांचे के रूप में कार्य करने हेतु इसे डिज़ाइन किया गया है कि वैश्विक निर्यात या वैश्विक व्यापार चुनौतियों में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान करना और भारत के निर्यात तंत्र को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा GS3 में वैश्विक व्यापार और मुख्य रूप से निर्यात पर यह टॉपिक आपका केंद्रित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये मिशन है, ये मिशन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जैसे सबसे पहले तो ये एक जानकारी कि इसमें जो यहाँ पर वित्तीय परिव्यय और समय सीमा भी यहाँ पर दी गई है कि इस समय तक इतना पैसा यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक लगभग 25,060 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। इसके उद्देश्यों की बात करें तो MSME सेक्टर है उन्हें किफ़ायती स्तर पर व्यापार वित्त प्रदान किया जाए जिससे कि वो निर्यात को बढ़ावा दे पाए। अनुपालन और प्रमाणन के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना। जैसा हम देखते हैं कि भारत के बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो गुणवत्ता में उनको कहीं ना कहीं उन्हें कम बताया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी गुणवत्ता मानक हैं उनकी अनुपालना और उनका प्रमाणन यानी कि उनको सर्टिफिकेशन का करना जिससे कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अधिक कम्पिटिटिव हों और बाजार में या वैश्विक बाजार में वो अधिक लंबे समय तक टिक पाएँ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करना ना, कि जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं उनमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी जो कंपनियां हैं उनको पहुंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही इन सब के माध्यम से रोजगार सृजन करना, ये भी इसका उद्देश्य है। अब इसके अगर लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर MSMEs के साथ साथ में कुछ यहाँ पर श्रम गहन जो क्षेत्रक हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़ा, रत्न, आभूषण। तो ये सभी क्षेत्रक हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लेबर इंटेंसिव ये सारे के सारे हमारे उद्योग हैं और यहाँ से निर्यात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और विशेष रूप से भारत के अलावा इनका और कोई विकल्प, जैसे वस्त्र के संदर्भ में हम देखते हैं बांग्लादेश की स्थिति इस समय उतनी अच्छी नहीं है। चमड़ा, रत्न, आभूषण, इनका उत्पादन भारत में बहुत अच्छा होता है और भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये इन्हें अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाते हैं जिसके माध्यम से वैश्विक बाजार में इन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है। तो ये इसीलिए इसको लक्ष्य भी रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि इस मिशन की संरचना क्या है। तो ये मिशन मुख्य रूप से 2 तरीके से ये काम करेगा और 2 अलग अलग एकीकृत उप योजनाओं के माध्यम से इन्हें संचालित किया जाएगा। पहला है निर्यात प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता और दूसरा है गैर वित्तीय सहायता। तो जो वित्तीय सहायता है उसमें जो किफ़ायती दरों पर व्यापार वित्त या फाइनेंस इन्हें प्रदान करना, जिसमें इन्हें ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जमानत गारंटी प्रदान की जाएगी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा निर्यात कर पाएँ। तो ये कुछ उन्हें सहायता मिलेगी। गैर वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें तो बाजार संबंधी तैयारियों और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो निर्यात गुणवत्ता है,
जो रेगुलेशंस हैं उनके अनुपालन में सहायता प्रदान की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए इन्हें सहायता दी जाएगी, है ना, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स की सहायता भी इस मिशन के तहत उन्हें प्रदान की जाएगी, ताकि लंबे समय तक उनकी सेल्फ लाइफ को बनाए रखा जा सके, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी। अब हम बात करें कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो जो हमारा विदेश व्यापार महानिदेशालय है ना, हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, ये इसकी नोडल एजेंसी है। और इसके लिए हमारे जो अलग अलग मंत्रालय हैं, जैसे केंद्रीय वाणिज्य विभाग है, MSME मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, अलग अलग वित्तीय संस्थान है, निर्यात संवर्धन परिषदें हैं और राज्य सरकार हैं, वो सभी इसको सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कि हमारे निर्यात को ये और अधिक बेहतर कर पाए। साथ ही यहाँ पर बहुत सी योजनाओं का भी, जो अलग अलग योजनाएं थी निर्यात संवर्धन के लिए, उन सभी को यहाँ पर एक साथ ला दिया गया है, उनका समेकन यहाँ पर कर दिया गया है। जैसे ब्याज समानीकरण योजना थी, तो ये एक प्रकार की ऋण योजना थी जो निर्यात के संदर्भ में ऋण प्रदान करती थी। वहीं मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी भारत के प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये जो मिशंस हैं, जो अलग अलग योजनाएं थी, जो अलग अलग तरीके से काम कर रही थी, उन सभी को एक साथ ला करके और इस निर्यात संवर्धन मिशन के तहत उन्हें ला दिया गया है, जिससे कि निर्यात को एकीकृत रूप से तो जो DGFT हमारा कार्य विभाग है, ये उसे बेहतर रूप से संचालित कर पाए। अब इस पर आधारित अगर हम प्रश्न की बात करें, तो 2020 में प्रश्न पूछा गया है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में। हाँ, तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये ध्यान रखना 2020 का प्रश्न है, तो हो सकता है कि आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हों, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको एक मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए कि भारत में किन वस्तुओं का या किन सेवाओं का उत्पादन अधिक हो रहा है, उनका हम निर्यात कर रहे हैं, और किन सेवाओं का या फिर किन वस्तुओं का हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसकी एक जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। तो ये प्रश्न दिखाने का यही एक उद्देश्य था। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है, इस पर हम आते हैं, जो बात करती है भारत और बोत्सवाना के बीच में जो चीता स्थानांतरण समझौता है, ये हो गया है। बोत्सवाना जो है वो अफ्रीका की एक देश है ना, और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है ना, जो दक्षिणी अफ्रीका है, उस का ये एक देश है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में 8 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने का ये औपचारिक घोषणा यहाँ पर की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट चीता है वो क्या है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट चीता है, इसे 2022 में शुरू किया गया था, और सबसे पहले यहाँ पर नामीबिया से भारत में चीताओं को लाया गया था, जिसमें से कुछ चीता अभी भी बचे हुए हैं, और कुछ चीताओं की, क्योंकि उन्हें एडेप्टेशन में इशू आता है, नए स्थान पर उन्हें लाया गया है, तो कुछ चीताओं की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि अफ्रीकी चीताओं को भारत में लाना और इन्हें फिर भारत में बसाना, है ना। ये विशाल जंगली मांसाहारी जानवर होता है, और ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण करने का विश्व का पहला कार्यक्रम है ना। अफ्रीका से एशिया में इन्हें लाया गया है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया गया है, तो ये पहला एक ऐसा कार्यक्रम है। और यहाँ पर नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिन्हें 2023 में, और साथ में ही दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया था, यानी कि अभी तक हम लगभग 12 और 8 20 चीताओं को ला चुके हैं, और 8 चीता अभी और लाने जा रहे हैं। और साथ में जो चीता यहाँ पर पहले से थे, उनमें भी कुछ प्रजनन के द्वारा नए बच्चों की भी उत्पत्ति, यानी कि उनका भी जन्म हुआ है। इस प्रोजेक्ट की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, उसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वो इसके लिए नोडल एजेंसी है ना। और जो NTC है, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। तो ये कुछ हमने जान लिया कि कौन सी कार्यान्वयन एजेंसी है, ये प्रोजेक्ट चीता क्या है। अब चीता परियोजना संचालन समिति है, तो इसका गठन भी NTCA के तहत 2023 में किया गया था, और ये प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन की देखरेख करना, उनका मूल्यांकन करना और आवश्यक सलाह देने के लिए ये कार्य करती है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत की एक बहुत ही सफल और बहुत ही मुख्य पहल है, जिसमें जो टाइगर्स की संख्या एक समय में काफ़ी कम हो गई थी, वहीं अब बढ़कर के लगभग 2500 से ज़्यादा भारत में टाइगर हैं या बाघ हैं, वो पाए जाते हैं।
इसी को ध्यान में रख करके 2023-24 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा था उसको भी अब प्रोजेक्ट टाइगर में विलय कर दिया गया है और अब इसे प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट इसे कहा जाता है। हाँ, तो ये है मुख्य रूप से हमारी कुछ जानकारी की प्रोजेक्ट चीता के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत के लिए चीता क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, भारत में हम इन्हें क्यों बसा रहे हैं, लगातार सरकार क्यों ये प्रयास कर रही है कि अफ्रीका से ला करके चीताओं को बसाया जा रहा है। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली यहाँ पर करना। एक समय था 1952 के आसपास तक भारत में चीता पाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं भारत में पहले से चीताओं की उपस्थिति रही है, तो भारत की जो पारिस्थितिकी है वो चीताओं के अनुरूप है। तो चीताओं की जो चीता होते हैं वो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़े वो शिकारी होते हैं, जिससे कि शिकार की जाने वाली प्रजातियों की संख्या को ये नियंत्रित रख पाते हैं। साथ ही जो घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है उसके समग्र स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो भारत के जो मध्य प्रदेश का जो मैदान है, मध्य प्रदेश में जो घास भूमियाँ पाई जाती हैं, गुजरात में जो घास भूमियाँ पाई जाती हैं, उनके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। साथ ही जैव विविधता के संरक्षण में भी योगदान देना, कि चीता अपने पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख प्रजाति है, ये फ्लैगशिप प्रजाति होती है ना, क्योंकि इसके संरक्षण में उसका पूरा पर्यावास सुरक्षित रहता है और उसे पर्याप्त शिकार भी मिलते हैं। घास भूमियों और अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों की अन्य संकटापन्न प्रजातियां भी इससे सुरक्षित रहती हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है और भारत की में जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसीलिए भारत में चीताओं को लगातार बसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर हम चीता प्राणी की बात करें या चीता प्रजाति की अगर हम बात करें, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है और विश्व का सबसे तेज धावक स्तनपायी ये है। हाँ, जमीन पर पाया जाने वाला सबसे तेज धावक स्तनपायी, सबसे तेज गति से ये दौड़ सकता है। 1952 में ये भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, है ना, और ये भारत का एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो विलुप्त घोषित हो चुका है। इसकी जो अन्य विडाल प्रजातियां हैं ना, जो अन्य जो विडाल प्रजातियों का मतलब होता है जो कैट परिवार से संबंधित जो प्रजातियां होती हैं, वो इसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर ये सभी होते हैं और इनके विपरीत ये दहाड़ते नहीं हैं। आपने कभी चीताओं की दहाड़ नहीं सुनी होगी, चीता बिल्ली की तरह ये बोलते हैं। चीता की दो उपप्रजातियां भी हैं और उनके संरक्षण की स्थिति अगर हम देखें तो अफ्रीका चीता और एशियाई चीता। और अफ्रीका चीता है ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है और एशियाई चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और भारत से तो ये विलुप्त भी हो चुके हैं। और जो एशिया प्रजाति है वो सिर्फ अभी ईरान में पाई जाती है ना, और जबकि जो अफ्रीका प्रजाति है वो अभी अफ्रीका के पूरे ही महाद्वीप में वो अलग अलग देशों में पाई जाती है। तो ये हमने चीता के बारे में बात कर ली। अब क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की थी और उस पर प्रश्न भी पूछा गया है हाथियों के बारे में, तो जैसे हमने भी चीता के बारे में पूछा, ऐसा ही प्रश्न आपसे चीता के बारे में जो जानकारी हमने देखी है ऐसी जानकारी पर आधारित ऐसा एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें जैसे यहाँ पर एक कथन है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, तो ऐसे ही प्रश्न बाघ के संदर्भ में, शेर के संदर्भ में, चीता के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि शेर का जो समूह होता है उसका नेतृत्व कौन करता है। तो इस प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है कि इस प्रकार से आपको जो भारत की मुख्य प्रजातियां हैं उनकी जानकारी आपके पास में बेसिक होनी चाहिए, जिस पर UPSC प्रश्न पूछ सकती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के प्रश्नों की संख्या लगातार एग्जाम में बढ़ी रही है, बनी हुई है। लगभग 30 से 35% जो है वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को जोड़ करके पूछे जाते हैं। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है वो आदित्य L1 मिशन पर है और जो आदित्य L1 मिशन है ये भारत का मिशन है और भारत का सौर्य मिशन है, यानी कि सौर मिशन है। क्या सूर्य के पास जो सूरज का अध्ययन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था और इसने अभी भारत का जो खगोल भौतिकी संस्थान और जो अमेरिका का नासा संस्थान है उन दोनों ने जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है ना, सूर्य के आसपास से लगातार ये सौर ज्वालाएं निकलती रहती हैं, इनका उन्होंने अध्ययन किया है। और यहाँ पर जो इसके प्रमुख मापदंड हैं कि कब किस समय सौर ज्वालाएं निकलती हैं, इसके बारे में इन्होंने एक खोज की है। और ये जो जानकारी प्राप्त हुई है ये आदित्य L1 में लगे हुए विजुअल एमिशन लाइन कोनोग्राफ इससे प्राप्त हुई है ना, जैसे ये यहाँ पर आपके सामने है। तो ये जो है हमारा आदित्य L1 के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और उसी में ये VELC ये कंपोनेंट लगा हुआ है और उसी के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अब अगर हम बात करें कि जो CMCs का अब तक का पहला दृश्य प्रकाश है वो
स्पेक्ट्रोग्राफी पर्यवेक्षण ये उसका है कि अभी तक जो पहली बार जो देखा गया विजिबल लाइट देखी गई है उसका पहली बार यहाँ पर हमने पर्यवेक्षण किया है। और जो सीएमई है, कोरोनल मास इजेक्शन है, वो वास्तव में सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का व्यापक स्तर पर उत्सर्जन जो होता है वो यहाँ पर उसे ही कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है GS3 के तहत उसमें ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आदित्य L1 मिशन है वो क्या है। तो ये भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। 2023 में PSLV C57 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो कोरोना तापन और सौर पवन त्वरण और सौर ज्वालाओं और साथ ही पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष के मौसम, सौर वायु वितरण, ताप विमदैशिकता आदि को समझना है। अर्थात जो सूर्य के आसपास की जो वहाँ का जो अंतरिक्ष है उसका अध्ययन करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है, जिसमें ये जो वहाँ का कोरोना है उसके तापमान का, जो सौर पवनें होती हैं उनका एक्सेलरेशन कैसे होता है, कितनी तेज़ी से वो निकलती हैं, इसका अध्ययन करना, सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना, साथ ही पृथ्वी के निकट जो अंतरिक्ष है उसके मौसम का अध्ययन करना, सौर वायु वितरण का, तापमान का, और तापमान कैसे वहाँ पर बदलता है, इन सब का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। इसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष है और इसमें कुल 7 पेलोड्स यहाँ पर लाए गए थे। 7 पेलोड्स में कुछ रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और कुछ इन सिटू पेलोड्स हैं। हाँ, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपके ये 7 पेलोड्स यहाँ पर हैं, 4 और 3 ये 7 पेलोड इसमें हैं। तो यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड है, इसका क्या काम है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो आदित्य L1 मिशन है इसे कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसे जो स्थापित किया गया है वो किया गया है पृथ्वी जो हमारे लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तभी तो लैग्रेंज पॉइंट L1 पर इसकी स्थापना की गई है और उसके आसपास का जो हेलो ऑर्बिट है, हाँ, जो सूरज होता है, सूर्य के आसपास की जो उसकी कक्षाएं होती हैं उन्हें हेलो ऑर्बिट कहा जाता है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। और ये पृथ्वी से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर दूर ये है। और हेलो ऑर्बिट जो होता है वो एक प्रकार से आवर्ती व त्रिआयामी कक्षा है। इसमें सूर्य, पृथ्वी और एक अंतरिक्ष यान इसमें शामिल होते हैं। और अगर हम लैग्रेंज पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी के कुल 5 लैग्रेंज मतलब सूर्य के कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ पर जो होता है वो जैसे ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर कोई पिंड होगा तो यहाँ से लगने वाला जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी का जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी वस्तु या पर कोई भी अगर रहता है तो वो यहाँ पर स्थित रह पाता है। तो इसी प्रकार से ये L2 पॉइंट है, ये L4 पॉइंट है, ये L3 पॉइंट है और ये L5 पॉइंट है। तो ये कुल 5 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पृथ्वी और जो सूर्य है उनके गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को क्रॉस वहाँ पर कर देते हैं। तो यही यहाँ पर ये बताया गया है कि लैग्रेंज पॉइंट पर द्रव्यमान युक्त 2 बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल ठीक उसी केंद्र अपसारी बल के बराबर होता है जिससे कि वो गतिमान रहने के लिए उसे आवश्यक होता है। और दूसरे अर्थों में 2 पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और अंतरिक्ष यान या उपग्रह आदि पर लगने वाला केंद्र अपसारी बल लगभग यहाँ पर बराबर हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो वो स्थिर यहाँ पर रह पाता है और लगातार जो जिस कक्षा में वो है उस कक्षा में वो परिक्रमा कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट्स का उपयोग है वो कृत्रिम उपग्रहों के लिए नियत स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक है, जिससे कि ईंधन की खपत भी यहाँ पर कम होती है। अगर यहाँ पर लगातार जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अगर लगता रहता तो उसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर किसी न किसी मोटर की आवश्यकता होती और उस मोटर के संचालन के लिए वहाँ पर ईंधन की या फिर जो सौर ऊर्जा है उसकी आवश्यकता होती। तो वो कहीं ना कहीं इसके भार को भी बढ़ा सकता है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस उससे हो सकते थे। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर किसी भी प्रकार से लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ पर नहीं रहता है और ये लगातार अपनी जो इसकी कक्षा है उस कक्षा में ये परिक्रमा कर सकता है, उसमें ये घूम सकता है। अब जो अन्य कुछ प्रमुख सौर मिशन है जिसमें एक है हिनोतरी। 1980 के दशक में जापान द्वारा हिनोतरी मिशन को प्रक्षेपित किया गया था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है पार्कर सोलर प्रोब। 2018 में यूएसए द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था और ये सूर्य को स्पर्श करने वाला पहला अंतरिक्ष उपग्रह ये बन गया है ना। और ये सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला भी ये
बन गया है और सूर्य को स्पर्श करने का मतलब है कि सूर्य का जो वायुमंडल है यानी कि जो उसका कोरोना है उसमें इसने उड़ान भरी थी। अगर हम इसको देखें तो ये जो है सोलर पार्कर प्रोब है और ये सूर्य है ना। तो ये यहाँ पर जो यहाँ पर इसका कोरोना है ना, ये कोरोना तक बहुत ही क्लोजेस्ट पॉइंट तक ये गया था और दिसंबर 2024 में ये वहाँ तक पहुँच गया था, है ना। तो पहले फेज में ये 2021 तक यहाँ तक पहुँचा था, कोरोना के पास पहुँचा था और ये कोरोना के अंदर प्रवेश इसने दिसंबर 2024 में किया था। तो कोरोना के अंदर प्रवेश करने वाला ये पहला उपग्रह है। दूसरे उपग्रह की बात करें, एक और यहाँ पर सोहो भी है, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। इसे भी नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के, और ये सबसे लंबे समय तक सूर्य पर्यवेक्षण करने वाला ये उपग्रह था। तो ये कुछ जानकारी है, इस पर यूपीएससी कभी ऐसे प्रश्न पूछ सकती है कि ये सोलर मिशन किस देश से संबंधित है ना, उसका मैच द फॉलोइंग्स पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यूपीएससी ने प्रश्न लेकिन पूछा क्या है, तो 2022 में प्रश्न पूछा है जो सौर तूफान होते हैं उनका पृथ्वी पर अगर वो पहुंचते हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुल 7 प्रभाव यहाँ बताए गए हैं, तो इन 7 में से आपको ध्यान से देख करके बताना है, और जो ये लास्ट ऑप्शन है इसका मतलब है कि इसमें सारे के सारे प्रभाव यहाँ पर हैं। तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर आप कमेंट में बताइए। हमारी अगली न्यूज़ पर आए तो हमारी अगली न्यूज़ बात करती है जलवायु वित्त पोषण पर भारत का पक्ष क्या रहा है। अभी जैसा आप जानते हैं कि जो COP30 है वो ब्राज़ील में ये आयोजित किया जा रहा है। तो COP30 में COP30 में अलग अलग घोषणाएं होती हैं, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में जो जलवायु वित्त है कि जलवायु परिवर्तन के से होने वाला जो नुकसान है और जलवायु परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको रिवर्स करने के लिए और उस नुकसान को कम करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, हमें और बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, और उसके लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता होगी। और बहुत से विकसित देश हैं जिन्होंने उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास कर भी लिया है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि जो विकासशील देश या अल्प विकसित देश हैं वो उसे नहीं उपयोग कर पाते हैं, उसे नहीं खरीद पाते हैं। तो उसके लिए जलवायु वित्त है उसकी अवधारणा लाई गई थी और उसी के संदर्भ में भारत ने अपना पक्ष रखा है, जिसमें जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC के पक्षकारों द्वारा 30वां सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें बेसिक और LMDCs है ना, समान विचारधारा वाले विकासशील देश यानी कि लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, इन दोनों समूहों के संयुक्त रूप से भारत ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है और कहा है कि जलवायु वित्त पोषण की महत्वता अभी भी बनी हुई है। जो बेसिक है, बेसिक में ये देश आते हैं ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन, और जो LMDCs कंट्रीज़ हैं ये देश लगातार बदलते रहते हैं। जो जलवायु के संदर्भ में समान लक्ष्य रखने वाले जो विकासशील देश होते हैं वो अक्सर इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। मुख्य रूप से इसमें भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इस प्रकार से अलग अलग देश इसमें बदलते रहते हैं। हमारे GS3 के तहत, GS1 और GS3 के तहत जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ये कवर होता है। जलवायु परिवर्तन पर यूपीएससी द्वारा GS1 में भी प्रश्न पूछे गए हैं और GS3 में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों ही पेपर को ध्यान में रख करके इसे हमें तैयार करना चाहिए। अब जलवायु परिवर्तन पर जो वित्त पोषण के संदर्भ में भारत का जो पक्ष है उसमें भारत ने क्या क्या मुख्य बातें कही हैं। सबसे पहले स्पष्ट परिभाषा यहाँ पर तय की जाए। जलवायु वित्त पोषण की एक स्पष्ट और सभी देशों को की सहमति के आधार पर ये परिभाषा बनाई जानी चाहिए। साथ ही जलवायु अनुकूल वित्त पोषण के संदर्भ में भी भारत ने कहा है कि इसके लिए जो लोक वित्त निवेश है उसमें सुधार किए जाएं और उसे बढ़ावा देने की यानी कि उसे ज़्यादा करने की आवश्यकता है। अनुकूलन कार्यों में वित्तीय निवेश को वर्तमान की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक करने की आवश्यकता यहाँ पर बताई कि अभी जितना खर्च किया जा रहा है उससे 15 गुना अधिक करने की यहाँ पर आवश्यकता है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य की भी यहाँ पर बात की है। इसकी प्राप्ति के लिए ठोस प्रगति की आवश्यकता है और ये अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मजबूती से निपटना और जलवायु परिघटनाओं से जुड़े खतरों को कम करने के लिए ये जरूरी है। जो वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य है जो कि जलवायु परिवर्तन के से होने वाले जो प्रभाव हैं उन प्रभावों के अडेप्टेशन के संदर्भ में ये लक्ष्य रखे गए हैं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो नुकसान है उनको कम किया जा सके। तो इसके संदर्भ में भारत ने कहा है कि यहाँ पर भी जो व्यापक निवेश करने की आवश्यकता है उसे 15 गुना अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही अनुच्छेद
वन के अनुपालन के संदर्भ में भी भारत ने कहा है। और जो ये 9.1 है, ये विकासशील देशों को उपशमन यानी कि उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अनुकूलन और एक तो कमी लाने के लिए, और जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला नुकसान है उसके अडेप्टेशन के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए विकसित देशों के कानूनी दायित्वों की ये पुष्टि करता है। अर्थात जो 9.1 है, इसका कहना है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान है उसके अडेप्टेशन के लिए जो उन्हें खर्च चाहिए, और अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए जो खर्च चाहिए उन्हें, उसे देने का दायित्व अनुच्छेद 9.1 करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हेतु बहुत सी प्रौद्योगिकी की बात की गई है कि ये जो प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम है, इसकी दिशा में ठोस प्रगति की जानी चाहिए, जिससे कि प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार संबंधी जो रुकावटें हैं वो ना बने। अर्थात जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी है ना, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी है उसको जल्दी ट्रांसफर किया जाए, और विकसित और जो विकसित देश हैं वो विकासशील देश और अल्प विकसित देशों को ये प्रौद्योगिकी ट्रांसफर करें। और इसी के संदर्भ में पेरिस समझौते पर प्रथम ग्लोबल स्टॉक टेक के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कार्यक्रम का ये शुभारंभ किया गया था। जो पेरिस समझौता है, इसी में यह स्पष्ट किया गया था कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को ऐसी जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी हैं वो प्रदान करेंगे। साथ ही भारत ने कहा है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों को के बीच जो असमानता है, विकास की असमानता है, उसको कम करने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें कि UNFCCC जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम के तहत ऐसी संस्थागत विशेषताएं, ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं जिससे कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में समान और समावेशी रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुनिश्चित हो पाए, है ना। जो UNFCCC जस्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम है, ये बात करता है न्याय की, है ना। जो जितना भी जलवायु परिवर्तन से होने वाला नुकसान है, वो नुकसान से निपटने के लिए एक न्याय संगत अप्रोच हमें रखनी होगी, जिससे कि जो विकसित देश हैं वो तो इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और इतना उनके पास में रिसोर्सेज है कि वो उसके अडेप्टेशन के लिए प्रयास कर पाते हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनके पास में ना तो उतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ना ही उनके पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो जलवायु परिवर्तन के होने से होने वाले जो नुकसान हैं, उन नुकसानों को वो झेल पाएँ। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ रही है, चक्रवात की आवृत्ति बढ़ रही है, तो ये जो विकसित देश हैं वो तो ऐसी आपदा रोधी तकनीक का या आपदा रोधी अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन विकासशील और अल्प विकसित देश हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हैं कि जो हमारे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डूबते हुए दिख रहे हैं। हम पुलाव का एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे सामने मालदीव का एग्जाम्पल है। ऐसे जो छोटे देश हैं, ये छोटे देश अब डूबने की कगार पर हैं। तो अब इनको अगर समय रहते अगर इन्हें वित्तीय सहायता और ऐसी एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी अगर इन्हें नहीं दी जाएगी तो इनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो इसी को लेकर के भारत ने इन सभी देशों के साथ रख करके अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। अब हम बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत जलवायु वित्त पोषण के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य क्या क्या हैं। अभी जो हमारा बाकू से बेलगाम रोड मैप है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का ये लक्ष्य रखता है, और इसे नई सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के रूप में इसे रखा गया है। और ये विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष 300 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य ये रखता है 2035 तक ना। और इसके तहत 2035 तक बाह्य वित्तीय सहायता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर करना भी इसमें शामिल है। साथ ही ग्लासगो जलवायु समझौता भी है। जलवायु इसके तहत जो विकसित देश हैं उन्होंने ये वचन दिया है कि 2025 तक विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन हेतु 40 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता इन्हें प्रदान की जाएगी। 2025 ये आ चुका है, लेकिन अभी तक इसमें बहुत प्रगति नहीं हुई है। अब हम देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हमारी अगली न्यूज़ बात करती है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की। जैसा कि आज 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जाती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, और 1875 में इनका जन्म हुआ था, है ना। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में अब जो 15 नवंबर है इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इन्हें मनाया जाता है ना। इस दिन को
जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आज ही के दिन झारखंड की भी स्थापना हुई थी ना, झारखंड की भी 2000 में ये नया राज्य बना था और झारखंड है, झारखंड भी अपना 25वीं जयंती ये मना रहा है, यानी कि ये भी अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा जो GS 1 में टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनमें बिरसा मुंडा जी को हम कवर करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में इनकी बहुत ही व्यापक जो महत्व है। बिरसा मुंडा का जो प्रारंभिक जीवन है, इनका जन्म 1875 में हुआ था। वर्तमान के झारखंड में खूंटी जिले के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था और बचपन में इनका नाम दाऊद मुंडा था, है ना। बाद में इनका नाम बिरसा मुंडा हुआ और ये वर्तमान में जो छोटा नागपुर पठार की क्षेत्र में मुंडा जनजाति से ये संबंधित थे और वर्तमान में झारखंड में ये क्षेत्र आता है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी और इनके विश्वास क्या थे। तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, अर्थात इन्होंने एक ईश्वर पर बल दिया। इसी के लिए इन्होंने बिरसाइत नामक एक पंथ की स्थापना की थी और ये एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला संप्रदाय था और ये आदिवासी समाज में सुधार के लिए आचार संहिता का पालन करने पर भी जोर देता था। अर्थात आचार संहिता का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार से अपने जो दैनिक कार्य है उनको संचालित किया जाना चाहिए, स्वच्छता और पवित्रता को कैसे बनाए रखना है, इस प्रकार से ही आचार संहिता के पालन पर भी ये बल देते थे। इन्होंने जनजातीय आस्था का पुनरुद्धार किया, है ना। जनजातीय आस्था है उसको इन्होंने बढ़ावा दिया। उस समय क्योंकि ईसाई मिशनरियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था, उसको इन्होंने अस्वीकार किया और पारंपरिक बुंडा धार्मिक प्रथाओं को सुधार के साथ लागू करने का इन्होंने प्रयास किया। साथ ही इन्होंने नैतिक अनुशासन पर भी बल दिया कि स्वच्छता, कठोर परिश्रम, शराब से दूर रहना और व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में पवित्रता बनाए रखने पर इन्होंने विशेष फोकस किया। तो ये इनकी कुछ शिक्षाएं थी और इनका प्रमुख विश्वास थे। अब हम बात करते हैं इनके औपनिवेशिक प्रतिरोध में इनके योगदान की। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था और इसी विद्रोह को उल गुलान या महान विप्लव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मुंडा जनजाति में बिरसा के योगदान के कारण इन्हें भगवान का दर्जा भी दिया गया था और जो वो समय था उस समय ऐसा भी जो मान्यताएं थी वो ये भी थी कि इनको कोई मार नहीं सकता है। अगर अंग्रेज इनके ऊपर गोलियां चलाते हैं तो वो गोली बारिश की बूंद या पानी की बूंद के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। तो इन्हें एक प्रकार से इनकी जो शिक्षाएं थी, इनका जो व्यक्तित्व था, उनको देखते हुए इन्हें लोगों ने इनको भगवान का दर्जा भी इन्हें दिया था और धरती पर आबा, इन्हें धरती आबा यानी कि पृथ्वी का पिता के रूप में इन्हें वर्तमान में पूजा जाता है। 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने बेगार प्रथा को समाप्त करने में इन्होंने योगदान दिया और इसी के स्वरूप इन्हें काश्तकारी अधिनियम 1903 में पारित हुआ और यहाँ पर खुंट कट्टी प्रणाली को यहाँ पर मान्यता मिली। खुंट कट्टी प्रणाली जो होती है ये सामुदायिक प्रतिनिधित्व की बात करती है, सामुदायिक स्वामित्व, है ना। जैसे जो गांव की अगर ज़मीन है तो उस पर किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का वहाँ पर नियंत्रण ना होकर के जितना भी समुदाय है पूरे समुदाय का उस पर स्वामित्व होगा। इसी को खुंट कट्टी प्रणाली से कहा जाता है और इसको मान्यता मिली थी 1903 के अधिनियम द्वारा। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम है, उसके तहत जो आदिवासी भूमि है उसको गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई, जिससे कि जो बाहरी लोग थे, बाहरी लोगों का जो हस्तक्षेप यहाँ पर लगातार बढ़ रहा था वो यहाँ पर सीमित हुआ। अब हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। तो इन्होंने 1895 में छोटा नागपुर, बंगाल और ओडिशा के आदिवासियों को एकजुट करके इस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी और ये जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से बाहरी लोगों यानी कि दिकू लोगों को, ये दिकू कहते थे बाहरी लोगों को, उनके खिलाफ इन्होंने चलाया था और यूरोपीय लोगों को अपने क्षेत्र से निकाल करके स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य था। विद्रोह के अगर प्रमुख कारणों की बात करें कि ये विद्रोह इन्होंने क्यों किया, तो सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत उस समय हो चुकी थी, है ना। आपको जैसे जानकारी होगी कि 1793 में जमींदारी व्यवस्था लागू हो गई थी और उसके बाद इसका व्यापक प्रभाव आदिवासियों पर काफ़ी समय बाद पड़ा। तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से ही जो औपनिवेशिक सरकार है वो मुंडा समुदाय की मुंडारी खुंटी कट्टी यानी कि सामुदायिक भूमि स्वामित्व जैसी पारंपरिक प्रथाओं को इन्होंने समाप्त कर दिया था, जिससे कि जो इनकी प्रथाएं थी ये समाप्त हो गई। तो इनसे इनका आक्रोश इसमें उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी वो आदिवासी समुदायों में वेत बेगारी यानी कि जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी जैसी कुरीतियों को ये कर रहे थे
साथ ही दिकुओं द्वारा यानी कि बाहरी लोगों द्वारा, साहूकार, व्यापारी और मिशनरी द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था। साथ ही जो वहाँ पर जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, उनके द्वारा इनकी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना की जाती थी। इस वजह से इन सभी कारणों से इन्होंने मुंडा विद्रोह की इन्होंने शुरुआत की। अब प्रीलिम्स 2020 में इस पर प्रश्न भी पूछा गया है, तो उल गुलान पर यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसके संदर्भ में आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब तक हमने हमारी जो प्रमुख खबरें थी आज की उनको हमने कवर कर लिया है। अब कुछ जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो संक्षिप्त सुर्खियों में है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको जानकारी होगी कि ओजोन परत के क्षरण के संदर्भ में ये प्रोटोकॉल लाया गया था और ये अभी तक का विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल या सफल प्रयास इसे हम कह सकते हैं। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसकी 37वीं बैठक अभी हुई है ना, और उसके अंतर्गत इन कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसके उत्सर्जन, वो उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इसके मतलब इसके उत्सर्जन में रिपोर्ट किए गए डेटा और मापन में किए गए डेटा के बीच में एक विसंगति यहाँ पर देखी गई है कि जितना रिपोर्ट हो रहा है उससे ज़्यादा उत्सर्जन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही कई क्षेत्रों में वायुमंडलीय निगरानी स्टेशनों की कमी यहाँ पर देखी गई है। तो ये कुछ यहाँ पर मुद्दे बताए गए हैं। अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 में ये हस्ताक्षरित हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वो ओजोन क्षयकारी पदार्थों यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के रूप में इसे बनाया गया था। इसे 1985 में वियना कन्वेंशन के रूप में अपनाया गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन भी किया गया 2016 में, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन व उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अपनाया गया था। और जो HFCs हैं ये एक प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनका उपयोग यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं उसके विकल्प के रूप में यहाँ पर किया जाता था, है ना। जो पहले क्या था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनका उत्सर्जन होता था, जिसमें मुख्य रूप से जो क्लोरीन गैस थी और जो फ्लोरीन गैस थी, ये गैसें ऊपर जाकर के समताप मंडल में जो ओजोन थी, ओजोन के साथ ये अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती थी। तो इससे ओजोन की जो परत थी उसमें क्षरण हो रहा था, जिसके बाद से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इन पर रोक लगाई गई और इनके विकल्प के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये ये जो पदार्थ थे इनका उपयोग किया जाने लगा, है ना। मुख्य रूप से ये जो हमारे एसीज होते हैं ना, जो वातानुकूलित जो साधन होते हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे वो हमारा फ्रिज हो या डीप फ्रिज हो, बड़े बड़े जो अब हम देख रहे हैं शीतलक यंत्र लगाए जा रहे हैं, उन सब के द्वारा इन गैसेस का उत्सर्जन किया जाता है। तो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति बढ़ गई और ये एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ में हम वैश्विक तापन की भी एक समस्या देख रहे हैं। अर्थात एक समस्या को समाप्त किया, उसकी वजह से दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई, इस वजह से ये चर्चा में है। अब अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच संबंध की अगर हम देख लें एक बार, तो इसमें मुख्य रूप से नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, 9, 10, 11, 9, 11, 13, 17, ये सारे के सारे SDGs जो हैं वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये इन पर इन पर काम करने का प्रयास किया जाता है। अब है जलवायु निवेश कोष को लेके, अभी हमने बात की थी जलवायु वित्त कोष की हमने बात की थी, उसी के संदर्भ में ये जलवायु निवेश कोष भी है। तो ये भी स्पेन और जर्मनी ने अभी जो CIF है उसमें एक्सिलरेटिंग रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज अराइज में $100 मिलियन देने की प्रतिबद्धता इन्होंने जताई है। और ये प्रतिबद्धता इन्होंने जो COP30 चल रहा है उसी में ये जताई है। और जो अराइज है उसका उद्देश्य क्या है, जलवायु जोखिम को अवसर में बदलने और अर्थव्यवस्थाओं को अनुकूलन क्षमता में मजबूत करने के लिए इन्हें लाया गया है। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे होने वाले जो नुकसान हैं उनको कम करना और उनका जो नुकसान हो रहे हैं उनके लिए अनुकूलन क्षमता को विकसित करना, यही इसका उद्देश्य है। और इसी में इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2008 में की गई थी और ये वैश्विक और क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। जो बहुपक्षीय जलवायु कोष है इसमें 70 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं और इनको ये जलवायु कार्यवाही में सक्षम बनाता है।
इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये ऐसा वित्त पोषण प्रदान करता है जो विकासशील देशों को निम्न कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रमों और अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए उन्हें सक्षम ये बनाता है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो। इसमें दो मुख्य कोष हैं, एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष है और एक रणनीतिक जलवायु कोष है, जिसके माध्यम से यहाँ पर स्वच्छ या निम्न कार्बन उत्पाद बनाने के लिए यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डिजिटल गोल्ड अभी चर्चा में है। डिजिटल गोल्ड, क्योंकि सेबी द्वारा डिजिटल गोल्ड को लेकर के कुछ सार्वजनिक सलाह यहाँ पर जारी की गई है। इसके माध्यम से सेबी ने निवेशकों को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किए जा रहे गोल्डन या डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड उत्पादों में निवेश न करने की इन्होंने चेतावनी दी है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रॉड होने की संभावनाएं होती हैं और क्योंकि ये जो उत्पाद हैं ये सेबी के रेगुलेशन के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। डिजिटल गोल्ड की अगर हम बात करें तो जो इसका फिजिकल रूप है उसको अपने पास रखे बिना उनकी खरीद करना, अर्थात डिजिटली आपने उसे खरीद लिया है जबकि फिजिकली वो गोल्ड आपके पास में नहीं है। और जो इसका मूल्य है वो भौतिक स्वर्ण के मूल्य यानी कि जो फिजिकल गोल्ड है उससे ये जुड़ा हुआ होता है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये आधारित होता है, जिसमें कि जो निवेशक हैं वो डिजिटली जो है सोने को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या उन्हें अपना इकट्ठा करके रख सकते हैं। और ये जो उत्पाद है ना तो ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, ना ही ये किसी प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ना ही ये किसी प्रकार की कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, जिससे इसी वजह से ये सेबी के अंतर्गत इन्हें रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये एक चुनौती है, तो इसमें सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। अब जो है अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC ये चर्चा में है। अभी जो आइसलैंड है, आइसलैंड ने कहा है कि AMOC में संभावित क्षरण हो सकता है, जिसे उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित उन्होंने किया है। अब AMOC क्या होता है? AMOC मुख्य रूप से जो समुद्री धाराएं हैं ना, जो ये अलग अलग समुद्री धाराएं हैं, इसका ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, जैसे ये ठंडी धाराएं हैं, ये गर्म जल धाराएं हैं, तो ये ठंडी धाराएं उत्तरी ध्रुव से नीचे आती हैं, फिर ये दक्षिण ध्रुव से होते हुए फिर ये ऊपर जाती हैं। तो ये इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक तंत्र है जो विश्व के अलग अलग जो हमारे महासागर हैं, समुद्र हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हीं के बीच में लगातार ये जो समुद्री जलधाराएं हैं ये चलती रहती हैं। इसी के तंत्र को हम पूरा का पूरा AMOC कहते हैं। अब जो AMOC है ये अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है और ये उष्ण कटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जलधाराओं को प्रसारित करती है, साथ ही ठंडे व खारे व सघन जल को उष्ण कटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव की ओर इसे विस्तारित करती है। अब जैसे अगर हम देखें इसे तो जो ये अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन में जो ये उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी जलधारा है इसको तो ये नीचे लेकर के आती है और यहाँ से ये जो गर्म जलधारा है इसको ये ऊपर लेकर के आता है। तो इसके तहत क्या होता है, जो ठंडा जल है, ठंडा जल के अंदर जो लवणता है, लवणता कम होती है, गर्म जल में लवणता अधिक होती है, ये अधिक सघन होता है। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा एक साइकिल बना हुआ होता है, जिससे कि वहाँ का जो तापमान है, वहाँ की जो जलवायु है, ये सभी वहाँ पर मेंटेन रहती है। तो अब समस्या क्या उत्पन्न हुई है, तो ये प्रणाली जो है वो तापमान और लवणता की भिन्नता की वजह से ये संचालित होते हैं। जो समुद्री जलधाराएं हैं उनमें परिवहन का जो मुख्य कारण होता है वो तापमान और लवणता में परिवर्तन होता है, इसी की वजह से ये संचालित होती हैं। और ये जितने भी महासागर बेसिन हैं उनमें उष्णता और पोषक तत्वों का ये वितरण करते हैं। आपने अक्सर ये देखा भी होगा कि जहाँ पर गर्म प्लस ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर सबसे अधिक मत्स्यन होता है ना, क्योंकि वहाँ पर जो पोषक तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके कमज़ोर होने से क्या इनका प्रमुख कारण हो सकता है, जैसे एक कारण यहाँ बताया गया है कि यूरोप में ठंड का बढ़ना, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जो वर्षा है, वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन हुआ है ना, साथ ही भारत का जो मानसून है वो भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो ये कुछ कारण इसके हो सकते हैं जिसकी वजह से AMOCs में इरेगुलरिटीज देखी जा रही हैं। साथ ही उष्ण कटिबंधीय वर्षा पट्टी दक्षिण की ओर खिसक सकती है और इसके परिणाम स्वरूप जो अफ्रीकी साहिल क्षेत्र है वहाँ पर सूखा पड़ सकता है ना। जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है उसके नीचे जो साहिल क्षेत्र है वहाँ तक जो सूखा पड़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इससे मरुस्थलीकरण भी और ज़्यादा हो सकता है अगर ये सर्कुलेशन में अगर बदलाव होता है तो। अगली न्यूज़ है हमारी औरोरा को लेकर के। तो अभी जो औरोरा है वो
कैनिबल सौर तूफान, अभी हमने सौर तूफान की जब हमने बात की थी, हमारा जो आदित्य L1 मिशन है उसके संदर्भ में, तो वही उसी प्रकार का ये एक सौर तूफान है जो कि उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ है और इससे ऑरोरा की घटनाएं यहाँ पर देखी गई हैं। जो कैनिबल सौर तूफान है ये एक शक्तिशाली अंतरिक्ष मौसमी घटना है और ये तब घटित होती है जब दो या दो से अधिक सौर तूफान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं या वो एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। और ये एक प्रकार का शक्तिशाली सौर तूफान है और इससे जीपीएस और विद्युत प्रणालियों को प्रभावित ये कर सकता है। अब अगर हम ऑरोरा की बात करें तो ऑरोरा क्या होता है कि ये अंतरिक्ष में दिखने वाला एक प्रकाश होता है ना, बहुत ही सुंदर ये दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार का एक प्राकृतिक प्रकाश की घटना है जो केवल कुछ निचले ध्रुवीय क्षेत्रों में ही ये घटित होता है। और घटित होने के कारण क्या है कि ऊपरी वायुमंडल के जो परमाणु हैं वो सौर पवनों के कारण वो आवेशित हो जाते हैं और इसके कारण ये घटना घटित होती है। जैसे इसमें ऑक्सीजन के अगर अणु आवेशित होंगे तो वो हरा और लाल प्रकाश उत्सव बनाएंगे। नाइट्रोजन के जो कण है वो अगर आवेशित होंगे तो वो नीला और बैंगनी प्रकाश बनाएंगे। उत्तरी ध्रुव में इसे ऑरोरा बोयोलिस कहा जाता है और दक्षिण ध्रुव में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इसे कहा जाता है। अगर नाम याद भी रखना है तो आपको, क्योंकि दक्षिणी हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है तो दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस हो गया और उत्तरी में फिर बोरियलिस हो गया। अब हमारी अगली जो न्यूज़ है वो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के संदर्भ में है। जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है ये एक प्रकार का पक्षी है और अभी जो हमारा राष्ट्रीय वन ऊर्जा संस्थान है इसके द्वारा 50 मेगावाट का एक पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक फार्म लगाया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है वो इससे प्रभावित हो सकता है। जो ग्रेटर फ्लेमिंगो होते हैं ये अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोप तक ये पाए जाते हैं और प्रजनन के मौसम के दौरान ये आमतौर पर जो वेटलैंड एरिया है वहाँ पर ये आते हैं। अब ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य क्या है? ये अभ्यारण्य है तमिलनाडु में और तमिलनाडु के धनुषकोडी में इसे बनाया गया था और जो इसका उद्देश्य है वो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में आने वाली पक्षियों के महत्वपूर्ण पर्यावासों की इसे रक्षा करना है। जैसा कि जो मध्य एशिया से उड़ करके जब पक्षी आते हैं तो वो अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वो रहते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पर वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बहुत से पक्षी अभ्यारण्य हैं, वहाँ पर ये जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के तहत आने वाले जो पक्षी हैं वो वहाँ पर आकर के अपना प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये जो उड़ान मार्ग है ये यूरेशिया से भारत उपमहाद्वीप को जोड़ने वाला एक प्रमुख प्रवासी पक्षी मार्ग है। जो पक्षी हैं वो पक्षी सर्दियों के मौसम में वो आते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। इसकी जो अवस्थिति है वो पारिस्थितिकी रूप से बहुत ही संवेदनशील मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में इसकी अवस्थिति है। इसीलिए इस पर अब चिंता जताई जा रही है कि इससे जो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है वो इस परियोजना से कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। अब पृथ्वी सिन्हा समिति ये भी चर्चा में रही है। तो पृथ्वी सिन्हा समिति क्या है कि सेबी द्वारा, जो सेबी में काम करने वाले जो लोग हैं, सेबी के जो सदस्य हैं, उनके कार्यों को लेकर के उनके जो हितों में टकराव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप पर भी निवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई टकराव तो नहीं है, हितों का टकराव तो नहीं है। इसके लिए एक हाई लेवल गठित समिति ये बनाई गई थी, है ना, जो सेबी के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता पृथ्वी सिन्हा द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे पृथ्वी सिन्हा समिति भी कहा जाता है। और इसमें सेबी के भीतर शीर्ष अधिकारियों के बीच हितों के टकराव को रोकने के लिए मजबूत नियमों की सिफारिश करना इसका उद्देश्य था। जो इसने प्रमुख सिफारिशें की हैं वो क्या की है? सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अनिवार्य प्रकटीकरण हो, कि जितने भी सदस्य हैं, चाहे अध्यक्ष हैं, उनको अपनी संपत्तियों और देनदारियों का अनिवार्य रूप से उन्हें खुलासा करना होगा। जैसा हम देखते हैं कि जो हमारे अलग अलग जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। साथ ही इनसाइडर वर्गीकरण भी किया जाना चाहिए कि सेबी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों के तहत इनसाइडर के रूप में वर्गीकृत इन्हें करना चाहिए कि ये इनसाइडर हैं और ये अगर उस फंड में या उस में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग मानी जाएगी। इसमें इन्हें वर्गीकरण किया जाना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि सेबी कुछ नए नियम लेकर के आने वाली है और उन नियमों से किसी एक पर्टिकुलर फंड को या म्यूचुअल फंड को फ़ायदा हो सकता है। तो अब ये जानकारी जो है वो
जो सेबी के सदस्य हैं उनके पास है। अब मान लीजिए कि वो नियम आने से पहले ही उस फंड के बहुत सारा यूनिट्स खरीद लेते हैं, तो इससे आने वाले समय में उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस को लेकर के इन्हें इनसाइडर के वर्गीकरण में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर निवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है कि वरिष्ठ अधिकारी और उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को केवल जुटाई गई व पेशेवर रूप से प्रतिबंधित निधियों के माध्यम से ही निवेश करने की अनुमति इन्हें होनी चाहिए, कि इनका निवेश भी लिमिटेड होना चाहिए। साथ ही नैतिकता संबंधी पर्यवेक्षण पर भी यहाँ पर बात की गई है कि नैतिकता एवं अनुपालन कार्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही डिजिटल प्रकटीकरण को लेकर के यहाँ पर रजिस्ट्री की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि किसी भी मामले में अगर वो कोई निर्णय लेते हैं, उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया है, ये सारी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही हितों के टकराव की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रकार का विसिल ब्लोअर चैनल भी बनाया जाना चाहिए, जिससे कि अगर कोई विसिल ब्लोअर यहाँ पर अगर जानकारी देना चाहे तो वो भी सुरक्षित रूप से अपनी जानकारी यहाँ पर दे पाए। तो आज की जो प्रमुख सुर्खियाँ थी, संक्षिप्त सुर्खियाँ थी, इनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं आज के सुर्खियों में रहे स्थल की। आज का हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है इथियोपिया और इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अभी क्योंकि UNFCCC का जो अभी COP 30 चल रहा है, वहीं COP जो 32 2027 में होने जा रहा है, वो इथियोपिया के अदिस अबाबा में आयोजित किया जाएगा। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, उसी का ये देश है, ये इथियोपिया है, इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। और ये एक स्थल रुद्ध देश है ना, ये एक स्थल रुद्ध देश है। और ये इरिट्रिया जो देश है उससे अलग होकर के 1993 में ये बना था, और इसी से इसकी समुद्री सीमा इसकी समाप्त हुई, क्योंकि इरिट्रिया की समुद्री सीमा इधर जो सोमालिया है वो, तो ये इसकी कहीं पर भी जो सीमा है वो नहीं लगती है। और सोमालिया, केनिया, साउथ सूडान, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। और ये पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर ये अवस्थित है। अब हम बात करते हैं कि इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। तो अगर यहाँ पर नदियों की बात करें तो नील नदी यहाँ पर है, तेकेज नदी है ना, बारो है, शेबेल है, जेनेल है, अवाश है, तो ये ओमो है, ये यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये यहाँ पर जो प्रमुख ग्रेट ग्रिफ्ट वैली है वो भी इसमें पाई जाती है। और ये यहाँ पर ही डोनाकिल का मैदान भी यहाँ पर पाया जाता है, जो कि समुद्री तल से इसकी जो लगभग 116 मीटर ये गहरा स्थान है। उच्चतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर जो माउंट रास डेजेन है, ये यहाँ का उच्चतम बिंदु है। तो ये हमारी कुछ आज का जो प्रमुख भौगोलिक स्थल था उसकी हमने बात कर ली। अब जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि आज ही के दिन 16 नवंबर को विजन IAS द्वारा ओपन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को इससे पहले देख ले रहे हैं तो इसको ज़रूर, लगभग 10 बजे के आसपास ये टेस्ट लाइव होगा, तो उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करके इस टेस्ट को ज़रूर दें, जिससे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में आपकी क्या सीमाएँ हैं, क्या किस स्तर तक आपकी तैयारी है, इसकी जाँच आप कर पाएँ। तो आज के सेशन में हमने विस्तार से इस वीक के जो न्यूज़ है उसको कवर किया। आने वाले समय में हम फिर से आपके सामने वीकली राउंड अप का नया सेशन लेकर के आएंगे। तब तक आप देखते रहिए विजन IAS। थैंक यू।